ये ड्रामेबाजी से कोई बात बनने वाली नहीं है। तो ये तो खिलवाड़ है जमहूरियत के साथ में। वक्फ कानून के ज़रिए से वक्फ की इमलाक को जो तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ था, जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था, सिमिलर प्रोटेक्शन हिंदुओं के मठों को, हिंदुओं के टेम्पल को और सिखों के गुरुद्वारों को और चर्चों को हासिल है। तो आपने उनको नहीं कुछ किया, सिर्फ वक्फ बोर्ड के तहत में या वक्फ इमलाक के तहत, वक्फ कानून के तहत में जिन इमलाक को प्रोटेक्शन था वो छीन लिया आपने। तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हाशिया बरदार चंद लोग जो इनके पिट्ठू लोग हैं उनको आप उठाकर लाएं और पार्लियामेंट के सामने जाएं। हमको तो जंतर मंतर पे धरना करने में इतनी आपत्तियां जताई गई थी कि हम इस बिल के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान छेड़ें। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरीके का शोर शराबा भारतीय जनता पार्टी ने बना करके की, कल वो रात के 3 बजे पार्लियामेंट में पास करा लिया गया और इतिहास में पहली बार शायद 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पार्लियामेंट चली, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो बातें पार्लियामेंट के अंदर कही गई और जिस तरीके से वोटिंग हुई उस पर कई सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट खिलाफ में पड़े। और अब आगे का रास्ता क्या होने वाला है, क्योंकि हर किसी का ये सवाल था कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगी, हमारी मुस्लिम तंजीमें क्या करेंगी, आगे का रास्ता क्या होगा, किस तरीके से अवाम अब सड़कों पर आएगी या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हिस्ट्री बनी कि 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक पार्लियामेंट चला मुसलमानों के वक्फ के मामले को लेकर के, क्या अब आगे का रास्ता होने वाला है, क्योंकि 288 232? देखिए, ये एक और नया इतिहास पार्लियामेंट की तारीख में गढ़ा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया। उसके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो छीने गए। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। एक कम्युनल एजेंडे के तहत में पूरी बीजेपी ने एक मूवमेंट, एक तरह से अटैक किया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर में और अपने मतलब से उसको पारित करा लिया। देखिए, इसमें एक और पहलू है ये कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर अगर आप डिबेट को सुनेंगे तो एक पूरा भ्रम खड़ा किया गया वक्फ के ताल्लुक़ से कि वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के ज़रिए से गरीबों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मुसलमानों के जो पसमानदा तबक़ात हैं, मुसलमानों की जो महिलाएं हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और वक्फ के अंदर जो करप्शन चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ के अंदर अगर कोई करप्शन था तो उसको सरकार को रोकने के लिए उसने कौन से चीज़ें इस एक्ट में डाली हैं? कोई चीज़ तो हमको नज़र नहीं आती। दूसरी बात ये कि वक्फ जो है बुनियादी तौर पे जो वक्फ हैं वो वक्फ में ज़्यादातर मसाजिद हैं, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं और कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहा जाता है कि गरीबों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये सवाल ये हम कर सकते हैं कि भाई बताइए कि जब मस्जिदों के अंदर नमाज हो रही है तो उसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा सब आ रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर तदफीन हो रही है तो उसमें ये नहीं कहा जाता है कि गरीबों के लिए नहीं और अमीरों के लिए, सबके लिए खुला हुआ है कब्रिस्तान। ईदगाहें सबके लिए खुली हुई हैं, दरगाहें सबके लिए खुली हुई है। तो ये कहना कि गरीबों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि देखिए, मसला ये है कि जो वक्फ बोर्ड है आज की तारीख़ में या जो वक्फ के सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ये बुनियादी तौर पे वक्फ के मामलात को मॉनिटर करती है। अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो इन्हीं को रोकना चाहिए। आप देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में है और इस वक्फ बोर्ड जितने भी है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं। तो अगर रिस्पॉन्सिबल कोई है करप्शन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो आप उसको छोड़ के जो है वो कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। तीसरी बात ये कि देखिए, ये इसमें कई ऐसे वो लाए गए हैं, प्रोविजंस लाए गए हैं, जिसके बाद हमको ये लगता है कि अब मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर और ईदगाहों पर की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना अब लोगों के लिए और ख़ास तौर से हुकूमत के लिए आसान हो गया है। फिर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत का बहुत सारा तनाज़ात है वक्फ बोर्ड के साथ में। है, बिल्कुल है। हुकूमत ने बहुत सारी प्राइम लोकेशन की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। अब अगर वो कब्ज़े को एक प्रोसीजर के ज़रिए से तय होना है, यानी उस पर यानी आपके ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है,
तो ये उसको अब आप सब चीज़ ख़त्म करके कलेक्टर या कोई डिजिग्नेटेड ऑफिसर जो सरकार बनाएगी वो तय करेगा, तो वो किसके हक़ में तय करेगा? ये पूरी ज़मीनें जिस पर कब्ज़ा कर रखा है गवर्नमेंट ने, वो सरकार कब्ज़ा कर लेगी। अभी कल हमारे ये जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो कल ये कह रहे थे कि 123 हमारी ज़मीनें, 123 ज़मीनें, ये बिल्कुल 100% तय है कि वो सब वफ़ की ज़मीनें हैं। वो ल्यूटन जोन के अंदर वो मस्जिदें हैं, ल्यूटन जोन के अंदर बहुत सारे ऐसी प्लेसेस हैं जो 123 प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ये फैसला किया था कि ये वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी जाए। वो नहीं हुआ तो मनमोहन सिंह की सरकार ने जाते जाते ही फैसला किया कि ये दे दी जाए, लेकिन जब ये सरकार आई तो उसने उसको रोक दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि सरकारी जितने कब्ज़े हैं वो अब सरकार के लिए आसानी से वो खो जाएंगे। अब आप देखिए कि हमारे देश में एक कानून है वर्शिप प्लेसेस एक्ट। वर्शिप प्लेसेस एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह की जो पोजीशन थी वो अला ही बाकी रहेगी। इस कानून को सबकी सहमति से मंजूर कराया गया था, बीजेपी की भी सहमति से भी। लेकिन आज क्या हो रहा है आज की तारीख के अंदर कि आपकी ज्ञानवापी मस्जिद पे अटैक हो गया और मथुरा की ईदगाह पे अटैक हो गया, अब संभल की मस्जिद पे अटैक हो गया। तो ये नए नए शोशे निकाले जा रहे हैं, वहाँ सर्वे हो रहा है, यानी पूरा वो वर्शिप प्लेसेस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। जब एक कानून होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, तो अब अगर आप वक्फ के अंदर जो तरमीम करेंगे, वक्फ के कानून के अंदर तब्दील, तो उसके बाद आपके लिए ये कब्ज़ा करना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब हमने खास तौर पर देखा कर पार्लियामेंट में किरण रिजिजू ने एक बात बोली कि जो तंजीमें हैं और जो उलेमा हैं वो अवाम को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जहां 2025 से पहले जिस मस्जिद में जिस जगह मुसलमान सजदा करते थे वो उसी जगह सजदा करते रहेंगे। 2025 से पहले की ज़मीनों की जो रजिस्ट्री है उस पर कोई दावा नहीं ठोका जाएगा, जो अब होगा उस पर दावा ठोका जाएगा। मेरी आपसे ये मांग है कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या क्या और दिगर तंजीमें ये मांग करेंगी, क्योंकि 2025 से पहले तो कई वक्फ की ज़मीनों पर सरकार ने अपने सरकारी इदारे खड़े कर रखे हैं, क्या उसे खाली करके आप लोग मांग करेंगे? नहीं, 2025 क्या क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पे आप 2025 कहते हैं? हाँ, ये आज मंजूर हो रहा है कानून, तो आज से लागू होना चाहिए ना, पुराने इस पे क्यों जा रहे हैं आप? दूसरी बात ये कि देखिए ये जो बात है कि मुसलमान जहाँ सजदा करते रहेंगे, देखिए ये जो वक्फ बाय यूज़र का जो कानून था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं नए संशोधन के बाद में कि वक्फ अब तक की जो मस्जिदें और या औक़ाफ़ की इमलाक है उन पर 2000 यानी वक्फ बाय यूज़र का कानून लागू होगा, लेकिन आपके आज के बाद नहीं होगा। लेकिन जो मस्जिदें या जो वक्फ की जायदादें मुतनाज़ा हैं या उस पर कोई डिस्प्यूट है या किसी का दावा है, तो उसको छोड़कर, तो सरकार ने तो बहुत सारे दावे कर रखे हैं, सरकार ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, अब तो वो आसान हो जाएगा। या फिर किसी भी मस्जिद को या किसी भी चीज़ को मुतनाज़ा बनाना कितनी बाएं हाथ का खेल है। किसी के नीचे मंदिर का आप दावा कर देंगे कि वो तो 3000 मस्जिदों पे तो पहले से ही दावा है इनका, और वो आगे बढ़कर 30,000 तक जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है, ये कानून जो लाया गया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके लाया गया है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको, वक्फ कानून के ज़रिए से वक्फ की इमलाक को जो तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ था, जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था, सिमिलर प्रोटेक्शन हिंदुओं के मठों को, हिंदुओं के टेम्पल को और सिखों के गुरुद्वारों को और चर्चों को हासिल है। तो आपने उनको नहीं कुछ किया, सिर्फ वक्फ बोर्ड के तहत में या वक्फ इमलाक के तहत, वक्फ कानून के तहत में जिन इमलाक को प्रोटेक्शन था वो छीन लिया आपने। तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको सबके साथ सबके लिए एक सिमिलर कानून आना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एजेंडे में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट करना है, तो आपने ऐसा किया। क्योंकि सर हमने देखा कि ये साफ तौर पर पार्लियामेंट में कल चाहे अमित शाह हो, चाहे किरण रिजिजू हो, रविशंकर प्रसाद हो, सब ने एक साथ बोला कि मुसलमानों ने कई ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है वक्फ के नाम पर। जिन्होंने वक्फ के लिए ज़मीन दे दी वो तो मुसलमानों की अपनी ज़मीन थी, पर 8000 एकड़ की कुछ ज़मीनें हैं जिसके ऊपर ये पूरी बहस जो है 12 घंटे तक चलती रही। कैसे देखा और समझा जाए और आवाम कैसे अवेयर हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो डंके की चोट पर बता रहे हैं कि मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कब्ज़ा करने का कोई रास्ता नहीं है। वक्फ बोर्ड जब ये तय करता है कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो उसके कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, कुछ सबूत होते हैं,
और और अगर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये ज़मीन वक्फ की है तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, हवा में नहीं होता है कि दावा कर दिया और हो गया। आपको मालूम है कि वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल से भी अगर फैसला वक्फ के हक़ में होता है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सब प्रोविज़न तो मौजूद है आपके पास में। तो आप कैसे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसा इख्तियार नहीं रखता है कि जिस पर उसने दावा कर दिया उस पर कोई और दावा नहीं हो सकता है, या उसका कोई केस नहीं चल सकता है, या उसको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। और देखिए, वक्फ कानून जितने भी बने हैं 1954 से लेकर 2013 तक, ये सब पार्लियामेंट में बने हैं। 2013 के जो अमेंडमेंट थे, जो मनमोहन सिंह के ज़माने में लाए गए थे, उसको बीजेपी की भी सहमति हासिल थी। तो ये कहना कि साहब 2013 में मनमाने तरीके से संशोधन कर दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। और देखिए, हमारे देश में जब भी कोई कानून लाया जाता है तो जिनके लिए लाया जा रहा है पहले उनसे मशवरा किया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वफ़ के अंदर जो तरमीमात लाई गई, ना मुसलमानों से कोई मशवरा किया गया और ना सेंट्रल वफ़ काउंसिल ने इसको बनाया है, इसलिए कि वो डिफंक्ट है। तो सरकार ने बनाया, पेश किया, जब विपक्ष ने हंगामा किया तो आपने जेपीसी बना दी, और जेपीसी में भी आपने खेल तमाशा किया। आप मुझे बताइए ना, अगस्त से लेकर जनवरी तक के क्या होता रहा जेपीसी के अंदर। हमने जगह जगह, दिल्ली में भी और जहाँ जहाँ भी जेपीसी गई है, मुसलमानों की तंजीमों ने जाकर, फैसला बोर्ड ने जाकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ वो दिया। एक एक जो शिक लाई गई थी, एक एक जो सेक्शन लाए गए थे, उन सब पर, एक एक अमेंडमेंट के ऊपर में हमारा क्या एतराज़ है, हमने तफसील से रखा। उसके बाद 5 करोड़ की तादाद में ईमेल मुसलमानों की तरफ से भेजे गए, वो सब गायब हो गए, ख़त्म हो गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर यहाँ तक कि जो अपोजिशन के मेंबर थे जेपीसी के अंदर, उन्होंने जो सिफारिशात दी थी उस सबको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जेपीसी बनाने का? जेपीसी ने ना स्टैक होल्डर को सुना, ना जेपीसी ने अपोजिशन मेंबरान को सुना, ना जेपीसी ने जितने ईमेल भेजे गए थे ना उसको कंसिडर किया। तो जेपीसी ने तो जो कानून उसको दिया गया था उसको और मजबूत या और सख्त बनाकर पेश कर दिया। तो ये फ़ायदा क्या है? तो ये तो खिलवाड़ है जमहूरियत के साथ में। तो ये साफ तौर पर आप बता रहे हैं कि आप लोगों से कोई कंसल्ट जो है गवर्नमेंट ने नहीं किया, पर कल अमित शाह भी और किरण रिजिजू बार बार बोल रहे थे कि हमने मुसलमानों से बात की है, मुसलमान जो हैं इस बिल के समर्थन में हैं, क्योंकि कल देखा गया कि आम इंसान जो है पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाता। वो किरण रिजिजू को मुसलमान जो है माला पहनाने के लिए पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और जगह जगह टी शर्टें बन जाती हैं और ये बताया जाता है कि साहब देखिए मोदी जी का शुक्रिया, वो वक्फ बिल लेकर के आए हैं। तो कैसे देखा जाए, क्योंकि कुछ लोगों को जो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है उन्हीं को पूरी उम्मत की आवाज़ बना करके पेश कर दिया जाता है। देखिए, उम्मत भी अच्छी तरह जानती है, मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हाशिया बरदार चंद लोग जो इनके पिट्ठू लोग हैं उनको आप उठाकर लाएं और पार्लियामेंट के सामने। हमको तो जंतर मंतर पे धरना करने में इतनी आपत्तियां जताई गई थी, इतने इफ्स एंड बट्स लगाए गए थे, और यहाँ तक है कि हमको तो आखिर वक्त तक यकीन नहीं था कि हमको परमिशन मिलेगी। लेकिन बाज़ लोगों को आप लिया के पार्लियामेंट के सामने खड़ा कर देते हैं, राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा कर देते हैं, आप मोदी जी शुक्रिया की तरफ से वहाँ पे जाकर धरना देते हैं। तो हमारा मतलब मानना ये है कि ये ड्रामेबाजी से कोई बात बनने वाली नहीं है। बाय एंड लार्ज 99% मुसलमान जो है इस बिल के ख़िलाफ़ है। अब आगे का रास्ता क्या होने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उन्होंने बताया था कि बिल पास कराएंगे, करा लिया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगी, तंजीमों का अगला स्टेप क्या होगा, क्या सड़कों पर उतरेंगे, क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? हमने कानूनी लड़ाई भी देखी बाबरी मस्जिद के मामले पर, हमने सड़क पर लड़ाई भी देखी जब CNRC के मामले पर सड़कों पर लोग निकले। आज तक वो ड्राफ्ट बन के तैयार नहीं हो पाया, लागू नहीं हुआ, किसानों का आंदोलन हमने देखा। क्या आगे का रास्ता होने वाला है? देखिए, आगे का रास्ता साफ है। हमने ये ऐलान किया है कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। वो तहरीक लीगल भी होगी, वो तहरीक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगी, वो तहरीक जो है वो आंदोलन जो है हमारा वो जमहूरियत के दायरे में होगा। मतलब ये कि लोकतंत्र के दायरे में हम ये सब काम करेंगे, और उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये काला कानून, ये जो हुकूमत ने जो मंजूर किया है, जब तक ये वापस नहीं हो जाता उस वक्त तक कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि देशव्यापी आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, क्या दिगर पार्टियों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि वक्फ के मामले पर अलग अलग राय देखने को मिली, अलग अलग प्रोटेस्ट देखने को मिली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया, क्या वो भी साथ आएंगे? क्या और कांग्रेस पार्टी भी साथ आएगी और दिगर पार्टियां भी आपके साथ होंगी? देखिए, आपने जंतर मंतर का हमारा धरना देखा है। हमारे जंतर मंतर के धरने में 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ आई थी,
और 40 एमपीज़ यानी रूलिंग यानी मौजूदा एमपीज़ और एक्स एमपीज़ मिला के 40 एमपीज़ आए थे उस प्रोग्राम में, और हर बड़ी छोटी पार्टी के लोग आए थे। तो वो तो हमारे साथ में खड़े हुए हैं और पार्लियामेंट में भी आपने देख लिया। दूसरी बात ये कि हमारे उस धरने में भी और हमारा पटना के धरने में भी और हमारे विजयवाड़ा के धरने में भी हमारे सिख भाई आए थे, हमारे दलित भाई आए थे, ट्राइबल्स आए थे, ओबीसी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग आए थे। तो इसका मतलब ये कि हमारे साथ ये सब खड़े हुए हैं और ये जानते हैं कि मुसलमानों के साथ में बहुत बदतरीन किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम इन सब के साथ लड़ेंगे। सबके साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का भी कल आया कि जब इस अहम मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत थी, देश को उम्मीद थी, मुसलमानों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई बयान जो है इस पर देखने को मिलेगा। उन्होंने बयान देने के लिए इच्छुकता नहीं जताई, पर और दिगर जगह से ये आवाज़ आई, ट्वीट उन्होंने कर दिया। और फिर सवाल ये भी आ जाता है कि केरल के एक कांग्रेस के मुस्लिम एमपी इस बिल को समर्थन कर देते हैं। तो कैसे देखा और समझा जाए इस चीज़ को भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम ही अपोजिशन पार्टीज़ ने एक मीटिंग में ये तय कर लिया था कि हम सब मिलकर इसकी बिल की मुखालफत करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ये पहले से पार्टी के अंदर तय हो जाता है। मेरा ख्याल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों ने बोला है, मिसाल तौर पे गोगोई साहब ने जो बोला है या इमरान मसूद ने जो बोला है, ये बहुत शानदार तरीके से बात रखी है उन्होंने। तो ये क्या ज़रूरी है कि हर मसले में राहुल गांधी ही बात करें, हर मसले में प्रियंका गांधी ही बात करें, हर मसले में जो है खड़गे साहब ही बात करें? इन पर तो ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने तुष्टीकरण कर रखा है मुसलमानों का। क्या तुष्टीकरण कर रखा है आज तक बताया नहीं गया हमको। तो ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि फ़लाँ साहब ने नहीं बोला और फ़लाँ साहब ने बोला, इसकी कोई अहमियत नहीं है। बाय एंड लार्ज एक पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। आपने कहा कि केरल के एक क्रिश्चियन लीडर ने कांग्रेस के, उसने इसके पक्ष में वोट नहीं, इसके पक्ष में वोट दिया, हमारे हक़ में वोट नहीं दिया। तो ठीक है, देखिए केरल की एक क्रिश्चियन की ऑर्गेनाइजेशन ने इसका समर्थन किया है, हो सकता है उनके दबाव में उन्होंने दे दिया होगा। लेकिन देखिए, ये जो हुकूमत जो है यहाँ से उनको, यहाँ से उनको, यहाँ से उनको लाकर ये पेश कर रही है कि उनके साथ भी लोग खड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कितने लोग खड़े हुए हैं? आप बाय एंड लार्ज मुसलमानों के अंदर जाके पूछ लीजिए आम मासस से, सब के सब इसके खिलाफ है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि जो अपने आप में सेकुलरिज्म का अपने आप को चैंपियन बताते थे, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, वो खुल करके इस बिल पर समर्थन करते हुए दिखाई दिए। तो कैसे देखा जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बताया भी गया कि पटना में नीतीश कुमार के नेताओं से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से भी मुलाकात हुई। क्या ये समझा जाए कि जो अपने आप को सेकुलर चैंपियन समझते हैं, उन लोगों को आप लोग बात नहीं समझा पाए या उनके ऊपर कोई प्रेशर था इस बिल को समर्थन करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोग सब के सब एक्सपोज हो गए हैं। ये इनका सेकुलरिज्म का एक लिबादा ओढ़ रखा था, वो कल जाके टार्निश हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए, हमने नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी साफ तौर पे ये कहा था कि ये बिल हमारे लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हमें इसको किसी भी तरह से हमारे काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक हमने उनसे कहा था कि अगर आपने इसका समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि हम समझते हैं कि दबाव है उनके ऊपर में। बीजेपी तो हर तरीके से दबाव डालती है, ब्लैकमेल करती है, करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर में, और इसके अलावा जो है पैकेजेस देती है कि ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ये लालच और वर्गलाने का जो काम था वो उसने मैटर किया इनके ऊपर में। अगर ये लोग समझते हैं कि इसका उनको फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन, तो वो गलत ख्याली में, खाम ख्याली मुब्तला है। देखिए, बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, ये नीतीश कुमार को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको किसका समर्थन मिल रहा है और किसका नहीं मिल रहा है। क्योंकि बिहार की आपने बात की, हमने देखा कि जब पटना में आपका प्रोटेस्ट हुआ, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी खुद मंच पर आए, तमाम दीगर पार्टियों के लोग आए, इमारत शरिया जिसने पूरा माहौल बनाया और प्रोटेस्ट को किया, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कैसे देख और समझ रहे हैं फिर इन चीज़ों को भी कि अगर कल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आवाज़ उठाती है, आप भी सड़कों पर निकलते हैं, तो कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पटना का जो इजलास था वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पे था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमों ने मिलकर उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें इमारत शरिया भी थी, इमारत शरिया का रोल था, बड़ा रोल था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कुछ इमारत शरिया के साथ में हुआ
2 दिन 3 दिन बाद में, वो गलत है, अफसोसनाक है। और यानी आप कह सकते हैं कि वो उस पर हम जितना अफसोस करें और जितनी मजम्मत करें वो कम है। ये हमारी इस पूरी यानी पटना के इजलास की कामयाबी को पे पानी फेरने की ये कोशिश की गई है, और इसके लिए जेडीयू बराह रास्त जिम्मेदार है, और उसका परिणाम उनको मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब अगला कदम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होने वाला है। चाहे कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, चाहे सड़कों पर निकलने की बात हो, वो अपने आप कानून के दायरे में रह करके हर चीज़ को अंजाम देंगे।